क्वेश्चन नंबर 21 हमारा होगा आज 21 to 25 नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस एंड ये क्वेश्चन आपके जो है एएमटी वेव से संबंधित होंगे भाई, ठीक है, मॉडर्न ऑप्टिक्स से संबंधित होंगे। तो पहला क्वेश्चन जो हमारा होता है 21, व्हाई डू यू अंडरस्टैंड बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता ही आता है भाई, ठीक है। और मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी क्या होती है, उसकी इक्वेशन क्या है और मेजर प्रॉपर्टीज क्या है, सभी लिख लीजिए। ठीक, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की अगर बात करें हम, तो ये जो है टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड आर प्रोड्यूस साइमल्टेनियसली, यानी कि आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड ई है और जो बी है, ये टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड होते हैं। टाइम वेरिंग मतलब टाइम के साथ चेंजेबल होने वाले, चलने वाले, ये एक दूसरे के साथ चलकर आप क्या करते हैं, ईएमटी वेव प्रोड्यूस करते हैं। जैसे द इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, और जो डायरेक्शन होती है प्रोपेगेशन की वो भी परपेंडिकुलर होती है, कुछ इस टाइप से लिखी जाती है। यानी कि ध्यान रखना, ये रिलेशन अगर एमसीक्यू में आ जाए तो आपको ये डालना है कि तीनों के तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। जैसे मैग्नेटिक फील्ड भी ये रहा, इलेक्ट्रिक फील्ड ये रहा, और के क्या है आपका प्रोपोगेशन वेक्टर है, वो ये रहा, है ना। तो क्या कहेंगे कि EMT waves do not require any material medium and can propagate through vacuum, यानी कि EMT wave को बिल्कुल भी कोई material medium नहीं चाहिए चलने के लिए। तो आगे अगर बात करें हम कि मैक्सवेल ने क्या थ्योरी दी थी भाई, तो मैक्सवेल ने भी यही कहा था। मैक्सवेल ने कहा था कि कोई चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आपका मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, वो कोई मैग्नेटिक फील्ड है वो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। मतलब समझे, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आप करेगा प्रोड्यूस, मैग्नेटिक फील्ड को करेगा, और चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करता हुआ चला जाएगा। उससे क्या होगा कि आपकी जो है स्पेस के अंदर प्रोपेगेट होगी, जिसको हम ईएमटी वेव बोलते हैं। यानी कि ये दोनों फील्ड जब मूव करते हैं वैक्यूम के अंदर, स्पेस के अंदर, उनको बोला जाता है ईएमटी वेव्स। यानी कि यहाँ पे क्या है, ई मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, और इधर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो ये बी है, ये आपका ई है, दोनों एक साथ चलते जा रहे हैं। एक साथ का मतलब क्या है कि ई प्रोड्यूस कर रहा है बी को और बी प्रोड्यूस कर रहा है ई को, और आपकी चलने की दिशा क्या है, ये वाली है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखनी है, किस स्पीड से चलते हैं, तो स्पीड का फॉर्मूला है ये वाला, C इजिकल टू 1/√μ0 ε0, ठीक। द वैल्यू ऑब्टेन फ्रॉम दिस इक्वेशन इज इक्वल टू द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, हेंस लाइट इज एन EMT waves. Properties of EMT waves: इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैन प्रोपोगेट थ्रू वैक्यूम, यानी वैक्यूम में जा चल सकती है। नेचर कैसा होता है, ट्रांसवर्स वेव होती है, ये बात ध्यान रखनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है, ये लाइन तो हमेशा याद रखें, ये वाली लाइन, ठीक है, इसको मत नहीं भूलना है ना। द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड आर इन फेस, ये सब क्या होते हैं, एक फेस में होते हैं, और स्पीड जो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड की होती है, और ये आपके एनर्जी भी कैरी करती है, मोमेंटम भी कैरी करती है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। मैक्सवेल इक्वेशन की बात करें तो चार पार करके इन्होंने इक्वेशन दी थी। पहली दी थी गॉस लॉ से आती है, दूसरी गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म से आती है, तीसरी फैराडे लॉ होता है, और फोर्थ जो होती है एम्पियर मैक्सवेल लॉ होता है, जिसमें डिस्प्लेसमेंट करंट की बात आती है। तो पहली जो कहता है वो कहता है कि डाइवर्जेंस E इजिकल टू रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा, जो आपको बताएगा कि इलेक्ट्रिक चार्ज आर द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सही मायने बात करें तो डाइवर्जेंस बी को हम ऐसे लिखते हैं, डाइवर्जेंस बी इजिकल टू 0 होगा। ये क्या बताता है कि मैग्नेटिक मोनोपोल डू नॉट एग्जिट, यानी कि मैग्नेट के अंदर मोनोपोल नहीं होता है, कोई सिंगल पोल नहीं होता है, डाईपोल से स्टार्ट होता है, ठीक है। वो सेकंड लॉ बताता है। फैराडे लॉ क्या कहता है कि कर्ल, कर्ल का मतलब है डेल के साथ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, माइनस डेल बी अपॉन में डेल टी, ये है डेल बी अपॉन में डेल टी, क्या लिखा हुआ है, ये चेंजिंग वेरिंग फील्ड होता है ना। तो ये क्या करता है, प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिक फील्ड को, देखो ये प्रोड्यूस कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड को, माइनस डेल बी अपॉन में डेल डी, चेंजिंग वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है जो प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिक फील्ड को, ये ध्यान रखना है। मैक्सवेल एम्पियर लॉ, मैक्सवेल की बात करें तो कर्ल बी यानी कि कर्ल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, म्यू नॉट ऑफ जे प्लस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल ई अपॉन डेल टी। यहाँ पे आपको बताया था एम्पियर ने कि जो आपका टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो मैग्नेटिक फील्ड को भी जनरेट करता है विद करंट डेंसिटी। जे क्या है यहाँ पे, जे है आपकी करंट डेंसिटी, ठीक है। इतनी बात ध्यान रखनी है, बाकी कुछ भी ध्यान नहीं रखना है। सेकंड क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 22 की, तो इसमें क्या आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बताना है भाई। स्पेक्ट्रम बहुत जरूरी है, जैसे बन रहा है उसको लिख सकते हैं, इनको आप इंग्लिश में लिख लेना, गामा को ऐसे लिखते हैं, या गामा ऐसे लिख सकते हैं, एक्स रेज लिख सकते हैं, पैराबैंडिक यूवी लिख सकते हैं,
इंफ्रारेड लिख सकते हैं और आपका रेडियो वेव लिख सकते हैं। और ये जो है आपका दृश्य प्रकाश, इसको बोलते हैं विजिबल रे। ठीक है, तो जब हम ऐसे चलते हैं तो होता है इंक्रीज एनर्जी में, और जब हम ऐसे चलते हैं तो होता है वेवलेंथ में इंक्रीज। इसीलिए रेड कलर की वेवलेंथ अधिक होती है, ब्लू कलर की वेवलेंथ कम होती है, जिस कारण से आपकी जो है ट्रैफिक लाइट की जो है रेड कलर की जलती है। ठीक है, तो अब क्या कहते हैं कि जो आपको कंप्लीट रेंज है ईएमटी वेव्स की, वो इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी और डिक्रीजिंग वेवलेंथ के रूप में दिखा रखी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। आपको याद रखनी है कि गामा रेज कहाँ से कहाँ तक चलती है, तो गामा रेज की रेंज जो होती है 0.01 नैनोमीटर से लेके 0.011 नैनोमीटर तक होती है। ठीक है, ऐसे पराबैंगनी की रेंज इतनी होती है, और इसी के बीच कहीं पे आती है आपकी विजिबल रेज, जो आपकी दृश्य प्रकाश होती है। ठीक है, वहीं पे बात करें कि रेडियो वेव्स क्या है, तो रेडियो वेव्स लॉन्गेस्ट वेवलेंथ रखती है। वेवलेंथ इसकी क्या होती है, लॉन्गेस्ट होती है। लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी, देखिए जिसकी लो वेवलेंथ लॉन्गेस्ट होगी उसकी फ्रीक्वेंसी स्लोवेस्ट होगी, ये ध्यान रखना है ना। यूज कहाँ होती है, रेडियो में, टेलीविजन में, वायरलेस कम्युनिकेशन में। ऐसे ही माइक्रोवेव्स है, ये अनदर हैव शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, छोटी वेवलेंथ रखती है, यानी कि फ्रीक्वेंसी हाई रखती होगी। ये यूज होती है आपकी रडार सिस्टम के अंदर, सैटेलाइट कम्युनिकेशन के अंदर, माइक्रोवेव ओवन के अंदर। इंफ्रारेड की बात करें तो इंफ्रारेड रेस एसोसिएटेड विद हीट रेडिएशन, ये आपकी हीट रेडिएशन होती है, यूज आती है नाइट विजन में, रिमोट कंट्रोल के अंदर, थर्मल इमेजिंग के अंदर। विजिबल लाइट आपको पता ही है, विजिबल लाइट इज द पार्ट ऑफ स्पेक्ट्रम दैट इज विजिबल द ह्यूमन आई, जो कि हमें दिखता है, तो हमें देखने के लिए भी होती है, विजन के लिए, फोटोग्राफी के लिए, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के लिए हम यूज करते हैं। वहीं पे यूवी रेज की बात करें तो यूवी रेज हैव हायर फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी हाई हो गई, वेवलेंथ कम हो गई। इसका मतलब क्या हुआ, सेटेलाइजेशन ऑफ वाटर एंड मेडिकल इंस्ट्रूमेंट में इसका यूज किया जाता है। डिटेक्शन ऑफ फ्रॉग डॉक्यूमेंट्स में, मेडिकल ऑफ ट्रीटमेंट में। एक्सरेज का आपको पता ही है, आजकल जो भी ज़्यादातर यूज होते हैं तो एक्सरेज बन जाते हैं। तो एक्सरेज आपका पेनिट्रेटिंग पावर, यानी कि ये क्या करता है, ये रखता है पेनिट्रेटिंग पावर। एक्सरेज जो है बहुत ज़्यादा पेनिट्रेटिंग पावर रखती हैं, जिससे कि हम एक्सरे छाप सकते हैं, बॉडी के अंदर की हड्डियों को भी देख सकते हैं, है नहीं। तो मेडिकल इमेजिंग रखते हैं, एयरपोर्ट सिक्योरिटी स्कैनिंग होती है, इंडस्ट्रियल टेस्टिंग भी इसकी होती है। वहीं पे गामा रेज की बात करें तो इसकी जो है वेवलेंथ क्या होती है, छोटी होती है, फ्रीक्वेंसी बड़ी होती है, लेकिन एनर्जी हाई होती है। जिसके इसके इससे हम करते हैं कैंसर का ट्रीटमेंट, न्यूक्लियर यूज करते हैं, फूड प्रिवेंशन भी यूज करते हैं, फूड को ठीक ठाक रखने में, देखभाल करने में इसका यूज करते हैं। तो ध्यान रखना है कि ईएमटी स्पेक्ट्रम क्या करता है, प्ले करता है एक इंपॉर्टेंट रोल इन साइंस के अंदर, मेडिसिन के अंदर, कम्युनिकेशन के अंदर, मॉडर्न टेक्नोलॉजी के अंदर। डिफरेंट रीजन्स ऑफ द स्पेक्ट्रम हैव वाइड प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इन डेली लाइफ। ठीक, वहीं पे क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें अगर हम, तो क्वेश्चन नंबर 23 में आप देखेंगे कि आपको इंटरफेरेंस ऑफ लाइट बताना है, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट बताना है, कंडीशन बतानी है, डार्क फ्रिंजी। ऐसे ही क्वेश्चन बन के आता है, सेम ऐसे लिखा आता है क्वेश्चन। ठीक है, और ये क्वेश्चन तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर बार आता है। ठीक है भाई, तो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट क्या होता है कि जब दो कोरेंट लाइट वेव्स सुपरपोज करके एक पॉइंट से इंटेंसिटी ऑफ लाइट एट दैट पॉइंट बिकम मैक्सिमम एंड सम पॉइंट मिनिमम, यानी कि दो वेव एक साथ चलेंगी तो हो सकता है किसी किसी पॉइंट पर इंटेंसिटी मैक्सिमम हो जाए, किसी पर कम हो जाए, जिसे बोलते हैं पहली तरंग का मतलब क्या, फर्स्ट वेव। ठीक है, और ये सेकंड वेव। तो फर्स्ट वेव क्या है आपकी, ये वाली फर्स्ट वेव है, ये वाली, ठीक है, छोटी चल रही है। सेकंड वेव ब्लैक वाली आ गई। जब ये दोनों मिलकर चली साथ में, भाई y इजिकल टू y1 प्लस y2 चलती है, तो एक रिजल्टेंट में बनता है ये वाला। अगर बड़ी बन जाए, यानी कि एम्पलीट्यूड आपका जो बड़ा आ जाए, उसका मतलब वो क्या है, आपका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। कौन सा होता है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। ये रिजल्टेंट वेव होती है। अगर यही आपका बहुत स्मॉल आ जाए, एम्पलीट्यूड छोटा बन जाए, तो उसको बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्या बोलते हैं, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, जो कि बहुत छोटा बन जाता है, इस टाइप से बन जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखना है इस बात को। वहीं पे यग डबल ने क्या कहा कि एक स्लिट लगाई है, स्लिट से यहाँ पे एक प्रकाश की पॉइंट, एक लाइट पी पे पहुंचती है, यहाँ से पी पे पहुंचती है, एक एंगल थीटा बनता है। तो आपको ध्यान रखना है D1 डी एक्स की वैल्यू, इनके बीच का पाथ डिफरेंस जो होता है वो होता है डी एक्स अपॉन में डी। क्यों होता है, क्योंकि डेल आपका बहुत स्मॉल एंगल के लिए डी साइन थीटा यूज करते हैं, क्योंकि स्मॉल एंगल है तो साइन थीटा इजिकल टू में टेन थीटा के इक्वल आ जाता है, जो कि एक्स अपॉन डी होता है। फॉर्मूला आपने पढ़ा है, हिंदुस्तान हरा भरा पाकिस्तान भूखा प्यासा से। ठीक है, ट्रायंगल आप ये वाला यूज कर सकते हैं, ये वाला ट्रायंगल, इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, इस वाले ट्रायंगल की। ठीक है, तो एक्स अपॉन में डी आ गया, तो पाथ डिफरेंस जो आपका हो गया वो डी एक्स अपॉन में डी, ये डी एक्स वाला नहीं है, ये वाला एक्स इंटू डी, ये वाला है डी। डी क्या है, डिस्टेंस है, स्मॉल डिस्टेंस कौन सी है, S1 से S2 तक की डिस्टेंस है। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है आपने। ओके,
ठीक है भाई। तो ऐसी अगर बात करें आगे तो कंडीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंज बनेगी। उसकी कंडीशन क्या है, तो ब्राइट फ्रिंज के लिए जो पाथ डिफरेंस, डेल का मतलब क्या होता है, पाथ डिफरेंस होता है। ठीक है, जो पाथ डिफरेंस होगा वो एन लैम्बडा होगा, यानी कि एक्शन की वैल्यू होगी एन लैम्बडा डी अपॉन में डी। इसी प्रकार से डार्क फ्रिंज के लिए ये जाएगी ओड, ओड मल्टीपल होता है ये, इवन ये आपका नॉर्मल मल्टीपल है, तो ये होती है डेल इजल टू 2nx प्लस लैम्बडा बाई 2। तो एक्स की वैल्यू यहाँ से आएगी 2n+1 लैम्बडा डी बाई 2t। दोनों को माइनस कर दो, यानी कि x+1 ये xn, तो आपकी जाएगी फ्रिंज विथ बीटा। दोनों को माइनस करें तो भाई देखो बीटा कब आती है, एक फ्रिंज डार्क वाली ये मान लो, ये वाली ब्राइट मान लो, इन दी डार्क मान लो, इन दोनों की चौड़ाई निकालनी है, दोनों को माइनस करना पड़ेगा, तो क्या आ गया, बीटा इजिकल टू लैम्बडा डी अपॉन में डी। क्लियर, इतनी बात ध्यान रखनी। ये डायग्राम भाई बना लेना, बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है। क्या है ये, पर्दा को आप स्क्रीन बोल सकते हो इंग्लिश में, यहाँ पे स्क्रीन बोल सकते हो, है ना। ये फ्रिंज एदिप्त, एदिप्त का मतलब क्या करना है, दीप्त को आपको करना है आपका ब्राइट, और ये है आपका डार्क। ये बात ध्यान रखनी है, इसको कर सकते हैं, ठीक है। इसे छोड़ दो, इसे छोड़ दो, है ना। ये आपका टफ होता है, और एक आपका टफ और ग्रत होता है, ठीक है। ये ध्यान रखना है, क्रेस्ट, ये आपका क्रेस्ट होता है, ये आपका टफ होता है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखनी है। वहीं पे आगे बात करें डिफ्रेक्शन की, डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, दोनों में से क्वेश्चन 100% आता है। डिफ्रेक्शन क्या है कि आप जो है एक कमरा है, कमरे से एक दीवार है, दीवार से थोड़ा सा लाइट आ रही है, चारों प्रकाश सारे प्रकाश कमरे में फैल रहा है, वो डिफ्रेक्शन के कारण ही फैलता है, ये बात ध्यान रखनी है। तो डिफ्रेक्शन इज अ लाइट ऑफ फिनोमिना इन विच लाइट वेव बैंड एंड स्प्रेड व्हेन दे पास थ्रू ए नैरो स्लिट or round at the edge of an obstacle. This deviation of rectilinear propagation becomes significant when the size of the slit or obstacle is comparable to the wavelength of light. Diffraction provides a strong evidence for wave nature of light. ध्यान रखना है, लाइट के वेव नेचर को कौन बताता है, डिफ्रैक्शन बताता है। कैसे बताता है, ये सोर्स से लाइट जा रही है, यहाँ से कॉर्नर से लाइट निकली और यहाँ पे स्प्रेड हो रही है, और इस पॉइंट पे हम देख रहे हैं, तो इसी को डिफ्रैक्शन बोला जाता है, ठीक है। सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन कैसे करते हैं, व्हेन मोनोक्रोमेटिक लाइट इज इंसिडेंट ऑन ए वेरी नैरो स्लिट ऑफ विथ ए, यानी कि नैरो स्लिट अभी देखिए आपने, बहुत छोटी स्लिट होती है जिसकी विथ ए होती है। द लाइट इमर्जिंग फ्रॉम द स्लिट स्प्रेड आउट एंड प्रोड्यूस डिफ्रैक्शन, लाइट इससे निकलती है और स्प्रेड हो जाती है कॉर्नर से, ठीक है। होता क्या है, पैटर्न कंसिस्ट करता है क्या, एक ब्रॉड एंड इंटेंस सेंट्रल ब्रिज मैक्सिमम, अल्टरनेट डार्क मिनिमा एंड सेकंड ब्राइट मैक्सिमा, ये सब चीज चलती रहती है ना। द सेंट्रल ब्रिज, सेंट्रल ब्राइट मैक्सिमम इज द वाइडेस्ट एंड मोस्ट इंटेंस होती है सेंट्रल ब्रिज, ये ध्यान रखनी है। सेंट्रल ब्रिज क्या होती है, ब्राइट मैक्सिमम और वाइडेस्ट एंड मोस्ट इंटेंस होती है। अकॉर्डिंग टू हाइजीन प्रिंसिपल, हाइगेन्स ने क्या कहा, एवरी पॉइंट ऑफ द स्लिट एक्ट्स एज ए सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स। आपको पता है हाइजीन ने कहा है कि आपकी वेवलेट क्या होती है, प्राइमरी होती है और सेकेंडरी होती है। तो अगर कोई भी सोर्स प्राइमरी से आगे चलता है तो वो सोर्स हमेशा दूसरी वेवलेट्स निकालेगा, सेकेंडरी वेवलेट्स निकालता है। दीज वेवलेट्स स्प्रेड आउट डिफरेंट डायरेक्शन, ये वेवलेट्स क्या होती है, डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में घूम जाती है, फैल जाती है और सुपरपोज करके चलती रहती है, जिससे कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आ जाता है। तो एक डिफ्रैक्शन पैटर्न इज फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन, तो एक डिफ्रैक्शन पैटर्न स्क्रीन पर बन जाता है। तो हम कह सकते हैं कि ए क्या है, स्लिट ऑफ स्लिट है, लैम्बडा क्या है, वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट है, एंगल मेड भाई ये एंगल है, पाथ डिफरेंस आपको बताइए डेल होता है, तो वो क्या होगा, वो आपका इसमें ए साइन थीटा अप्लाई होगा, ध्यान रखना है फॉर्मूला क्या होगा, ए साइन थीटा अप्लाई होगा। इसी को देखते हुए हम डार्क फ्रिंज की कंडीशन बताएंगे और आपको एंगुलर विथ बताएंगे। तो डार्क फ्रिंज कंडीशन होती है ए साइन थीटा जब आपका लैम्बडा हो जाए, यानी एन की वैल्यू 1 हो जाए। तो साइन थीटा एंगल बहुत छोटा है, इसलिए हम इसको क्या मान लेते हैं, थीटा मान लेते हैं। तो थीटा की वैल्यू हो जाती है लैम्बडा अपॉन में ए। और सेंट्रल विथ की अगर बात करें, दोनों जो सेंट्रल मैक्सिमा लाई करता है बिटवीन फर्स्ट मिनिमा ऑफ बोथ साइड सेंट्रल एक्सिस के, तो बोथ साइड पे करता है, इसलिए क्या होता है, बोथ साइड का मतलब कोई लाइट ऐसे निकली है ऐसे, तो ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा है, तो दोनों क्या बन गए, दोनों बन गए 2 थीटा। तो 2 थीटा करते, थीटा की वैल्यू क्या है, लैम्बडा अपॉन ए, तो 2 लैम्बडा अपॉन ए आपको याद रखनी है वैल्यू, ठीक है भाई। तो ये डायग्राम ध्यान रखना है, ये डायग्राम पूछा जाता है भाई, ठीक है। ये इसको ऐसे याद कर ले डायग्राम को कि ये मैक्सिमम की आपकी ये तीव्रता मतलब इंटेंसिटी है, ठीक है। ये आपका मेन मैक्सिमा है, ये आपका मिनिमम मिनिमम है, ठीक है। ये ध्यान रखनी है आपने, ओके। आई बात समझ में। तो एंगुलर विथ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट, यानी कि आपको बताना है ये थीटा है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लैम्बडा के।
और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ए के। तो ये लाइन ध्यान रखनी है, बस और कुछ नहीं। ओके, क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें, हाइगेंस प्रिंसिपल क्या कहते हैं। इसमें आपको रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन दोनों बात बतानी है। तो हाइगेंस ने कहा कि एवरी पॉइंट ऑफ ए वेव फ्रंट एक्ट्स एज ए सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेवलेंथ, यानी कि प्रत्येक पॉइंट जो है किसी भी वेव फ्रंट का वो सेकेंडरी वेवलेंथ के लिए सोर्स का काम करेगा, जबकि द न्यू पोजीशन ऑफ द वेव फ्रंट एट एनी लेटर टाइम इज गिवन बाय द एनवेलोप ऑफ द सेकेंडरी वेवलेंथ। यानी कि ये बात ध्यान रखनी है कि ये कोई सोर्स है, ये सोर्स चलता है तो इसके लिए ये सेकेंडरी वेवलेंथ है, यहाँ पे ये फर्स्ट प्राइमरी है, और ये आपका सिलेंड्रिकल भी चल सकता है और ऐसे भी चल सकता है। ठीक है, आप रिफ्लेक्शन देखते हैं तो रिफ्लेक्शन के लॉ आपको याद आने चाहिए सबसे पहले कि नॉर्मल लाइट के रिफ्लेक्शन लॉ क्या होते हैं कि आपका इंसिडेंस एंगल और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों सेम होते हैं, इक्वल होते हैं, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर होते हैं। कैसे प्रूफ करते हैं भाई? प्रूफ करने के लिए कोई ज़्यादा बड़ी बात है नहीं, आपको बताना है कि एक बीम आती है लाइट की जिसमें 1 2 3 पॉइंट रखे हुए हैं, इसमें हमने एक नॉर्मल डाल दिया गया है, ये जो एंगल है ये आई बनता है इंसिडेंस एंगल, और टकरा कर इसी एंगल पे बाहर की तरफ निकल जाता है। सिमिलरली ये वेवलेट है, बस ये पॉइंट बी का जो वेव है वो थोड़ा टाइम ले लेती है पहुंचने में, इसलिए लिख सकते हैं क्या कि लेट ए बी ए प्लेन इंसिडेंट वेव फ्रंट फॉलिंग ऑन द सरफेस, पॉइंट ए टचेस द रिफ्लेक्टेड सरफेस फर्स्ट, जबकि बी बाद में पहुंचती है। व्हेन द ए टच द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इट बिकम्स ए सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स, यानी कि जब ए इस पे पहुंच जाता है तो पॉइंट ए सेकेंडरी वेवलेट का सोर्स बन जाता है। इतने समय में ड्यूरिंग दिस टाइम द पॉइंट बी रीच द सरफेस द सेकेंडरी वेवलेट फ्रॉम पॉइंट ए एडवांस थ्रू ए डिस्टेंस इक्वल टू वी टी। बस जितने समय में बी यहाँ तक पहुंचता है उतने समय में ए थोड़ा आगे निकल जाता है, और कितना निकल जाता है? डिस्टेंस इक्वल टू चाल इंटू समय, यानी कि स्पीड इंटू टाइम, तो वी इंटू टी आगे निकल जाता है। तो एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं पॉइंट बी पे और देख लेते हैं कि बी सी आपने एक टेंजेंट ड्रॉ कर दी। ठीक है, तो ज्योमेट्रिकल एनालिसिस पे करते हैं वेव फ्रंट का, तो हम पाते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। इतनी बात लिख के आनी है भाई। ठीक है, वहीं पे अगर इसकी बात करें हम इसकी रिफ्लेक्शन की, तो रिफ्लेक्शन सेम कहानी रिफ्लेक्शन की भी है कि पूरा वेवलेट आ रहा है, वेवलेट पहले ए तो पहले पहुंच जाता है, बी बाद में पहुंचता है, जितने टाइम में बी पहुंचता है उतने टाइम में जो ए डिस्टेंस है वो वी इंटू टी कर लेता है। पर ध्यान रखना है इसमें मीडियम फर्स्ट है, इसमें मीडियम सेकंड है, इसमें स्पीड v1 है, इसमें स्पीड v2 है, इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स म्यू1 है, इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स म्यू2 है। सारी कहानी यही खेलनी है। तो मैं यही बता रहा हूँ, यहाँ से जो लाइन लिखी हुई है वो ये लिखी हुई है कि ए पॉइंट पे सबसे पहले पहुंचता है, बी पॉइंट बाद में पहुंचता है, जितने टाइम में बी यहाँ पे पहुंचता है उतने टाइम में ए थोड़ी डिस्टेंस फालतू चल लेता है, जो कि स्पीड इंटू टाइम होती है, v2 ही होती है। ठीक है भाई, ज्योमेट्रिकली ट्रायंगल को लेकर इसके हम सोल्व करते हैं, तो ट्रायंगल को लेकर सोल्व करने की आवश्यकता नहीं है, मैथ हमें नहीं दिखाना होता, यहाँ पे फिजिक्स का पेपर है। तो हम क्या करते हैं, ज्योमेट्रिकल लॉ लगाते हैं, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू वी1 अपॉन वी2, जो कि आपके रिफ्लेक्टिव इंडेक्स के इक्वल होता है अगर आपको मालूम हो तो। ठीक है, और ये क्या होता है? स्पीड इन मीडियम 1 स्पीड इन मीडियम 2, यानी कि v1 अपॉन v2 होता है। दोनों को इक्वल रखो तो क्या आएगा? v1 v2 अपॉन म्यू1 आ जाएगा। तो अब जो मल्टीप्लाई करेंगे म्यू1 साइन ई अब इजिकल टू म्यू2 साइन आर, ये क्या है? आपका स्नेल का रिफ्लेक्शन का लॉ होता है भाई। इतनी बात समझ में आती है भाई। ठीक है, तो आज के 5 क्वेश्चन हम इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए कर चुके हैं। तो नेक्स्ट 5 क्वेश्चन जल्दी मिल जाएंगे, तब तक ये सारे क्वेश्चन एक बार से रिवाइज कर लीजिए और बने रहिए हमारे साथ ऐसे ही। जब भी देखें लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।